वक्ता के रूप में जो शख्सियत उपस्थित हैं, मैं कुछ शब्दों के साथ उनका परिचय आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि पिछले 2 दशकों में दैनिक भास्कर के साथ कार्य करते हुए आपने यूनिट एडिटर, कार्यकारी राजनीतिक संपादक, नई दिल्ली स्थित राजस्थान ब्यूरो प्रमुख तथा उदयपुर संस्करण के संपादक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। राजनीतिक पत्रकारिता में उन्होंने अपनी विशिष्ट और प्रभावशाली शैली विकसित की है। एक मीडिया प्रतिनिधि के रूप में आपने कतर की राजधानी दोहा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा सिंगापुर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त आप भारत के राष्ट्रपति की मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्राओं के दौरान मीडिया प्रतिनिधि के मंडल के सदस्य भी रहे। आपका रतनगढ़ की इस पावन धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है और मुख्य वक्ता के रूप में आपसे उद्बोधन के लिए सादर निवेदन। परम आदरणीय श्री त्रिभुवन साहब, वरिष्ठ पत्रकार महोदय। एक तो पहले मैं छोटा सा करेक्शन कर दूं, मैं 2021 तक भास्कर के साथ था, अब नहीं हूं। आदरणीय यहाँ उपस्थित समादरित नागरिक गण, राजीव जी, अरुण जी, सरोज जी, हर्ष जी, रुचि जी, यश जी, अभय जी, प्रीति जी, मनीष जी, वंदना जी, स्वाति जी, सरला जी, हर्ष वैद्य जी, राजकुमार जी, भाई अविनेश महर्षि जी, घनश्याम जी, फूसाराम जी चले गए हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत सेवाभावी डॉक्टर्स और रतनगढ़ के समादरित सम्मानित नागरिकों, आप सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी इस सुखद हैरानी को प्रकट करूंगा कि जिस देश में हमने अपना संविधान बनाया, उस संविधान के प्रीएम्बल्स में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की थी। उस न्याय को आज हम चारों तरफ अगर देखते हैं तो बहुत चीज़ें हमें असमान दिखाई देती हैं। न्याय की जगह अन्याय भी दिखते हैं, समता भी नहीं दिखती। मुझे खुशी है कि शायद मैंने अपने जीवन में पहला ऐसा कार्यक्रम देखा है जहां मतलब आधी आबादी बिल्कुल बराबर या शायद हो सकता है कुछ ज़्यादा ही संख्या में मौजूद हैं। तो रतनगढ़ के निवासियों को मेरा इस बात के लिए प्रणाम कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और इतनी देर तक मौजूद हैं। समय बहुत हो चुका है और मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि आप सबको संबोधित कर सकूँ। रतनगढ़ का जो नाम है उसमें ही एक शब्द है रतन। तो रतन तो जो गढ़ है रत्नों का, वो वाकई यहाँ दिखाई देता है साफ तौर पर। राजकुमार जी ने यहाँ से 3 बार विधानसभा में नेतृत्व किया है, अविनेश जी ने नेतृत्व किया है। जब वो टिकट मांग रहे थे उस दौरान भी वो यहाँ की मांग, यहाँ की समस्याओं को वहाँ रखते थे। उसके बाद भी वो सतत प्रयत्नशील रहे हैं। राजीव जी लगातार या जो श्री गांधी बाल निकेतन के माध्यम से जो ज्योत जलाए हुए हैं, उसको हॉस्पिटल को सुधारने का जो बीड़ा उठाया हुआ है वो बहुत बड़ा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जब मतलब कोई मांगे तो शायद 80 रुपये नहीं दे। वहाँ उस दौर में कोई व्यक्ति अपनी मेहनत का, अथक मेहनत का 80 लाख रुपया, और जो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो वो शायद 1 करोड़ से भी अधिक पैसा है। और वो आगे के लिए भी अपने मुक्त कंठ से उस दान के लिए बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है पैसे की, कमी ये है कि कोई प्रोजेक्ट बताइए। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है, पैसे का देना या दान का देना या किसी चिकित्सा के क्षेत्र में निर्माण करना। आप सब लोग तो अजित सरिया परिवार की तारीफ़ें कर ही रहे हैं। मैं देख रहा था जिस समय उन्हें मालाएं पहनाई जा रही थी, उनका स्वागत किया जा रहा था, पश्चिम दिशा में
शुक्र भी थोड़ी देर के लिए उगा और एक तरह से उनका सम्मान करके चला गया। आज रतनगढ़ के अस्पताल को अजित सरिया परिवार ने जो 80 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण दिए हैं, लेप्रोस्कोप, लेज़र मशीन, आधुनिक ऑपरेशन टेबल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, आईसीयू, ये जो उपकरण हैं ये बड़ी ज़रूरत की मशीनें हैं। आप देखिए ये सामने जो बल्ब जल रहे हैं, अगर ये अचानक काम करना बंद कर दें तो हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है। हम एक ऐसे दौर में हैं जब हमारी सरकारें बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन फ्यूज़ बल्ब की तरह काम करती हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाती, जबकि संविधान में नागरिकों से वादे करते हुए वो उससे वचनबद्धता रखती हैं। तो ऐसे समय में जो अजित सरिया परिवार है उन्होंने अपने संसाधनों को मानव जीवन की रक्षा में लगाया है। इससे सुंदर स्मारक कोई और क्या होगा। लेकिन यह परिवार की करुणा के साथ हमारे सरकारों और जो राजनीतिक तंत्र की एक संकीर्णता है उसको भी उजागर करती है। वहाँ बार बार एक बात अस्पताल में उठ रही थी कि मशीनें आ गई हैं, लेकिन क्या वहाँ उतना नर्सिंग स्टाफ या उतने डॉक्टर्स हैं। ये बातें सरकारों के किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दूरबीन पद्धति से आज चिकित्सा होती है उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक दूरबीन तकनीकों से सरकारें लोगों का ख्याल रखती हैं कि कौन उनके खिलाफ चल रहा है, कौन उनके समर्थन में चल रहा है, और किसने कोई बेजा बात की है या किसी ने सही बात भी की हो तो वो उनके कितनी खिलाफ है। तो ऐसे सूरत में वो बिल्कुल देख सकते हैं कितनी भी दूर से कि किस अस्पताल में कौन सा उपकरण खराब है, कौन से डॉक्टर का पद खाली है, कौन सा वहाँ कितने नर्सिंग स्टाफ हैं। मैं जयपुर में बहुत वर्षों से हूँ, मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। मैंने उदयपुर और प्रदेश भर में बहुत यात्राएं की हैं, देखा है। उदयपुर में मैंने एक अखबार दैनिक भास्कर का मैं संपादक था। यहाँ के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाते हैं तो आप देखिए वहाँ डॉक्टर्स के बैठने की कुर्सी और उनके जो बैठने की जगह है वो इतनी मतलब दयनीय होती है कि किसी भी ठीक ठाक से दफ्तर में 15,000 रुपये लेने वाला जो छोटा कर्मचारी होता है वो भी उनसे बेहतर स्थिति में बैठता है। आप देखिए मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में जो बच्चे जो नीट का आज एग्ज़ाम होता है उस तरह से जो प्रवेश होता है और उसकी कितनी बड़ी मारामारी या कितनी बड़ी खुशी होती है कि नीट में लोग पास होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। उन डॉक्टर के जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो उनकी सुविधाओं का कितना ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल नहीं। राजनेता वहाँ जाएंगे, डॉक्टर को धमका कर आएंगे, अफसर जाएंगे धमका कर आएंगे। एक ऐसी सूरत में मैंने भी, हमारे एक दोस्त राजनेता चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को कहा आपने वर्दी नहीं पहनी। मैंने उन्हें पूछा साहब आप इनकी वर्दी का पूछ रहे हो, कोई भी व्यक्ति कहीं मेहमान बन करके जाता है तो वो कुछ लेके जाता है, आप इनके लिए क्या लेके आए हैं। तो हर जगह एक रुआब गालिब करने का जो काम है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में हमें आश्चर्य होता है कि किसी जिले के नागरिकों को आधुनिक शल्य चिकित्सा मिलेगी या नहीं, यह किसी उदार दानदाता के होने अथवा न होने पर निर्भर कैसे रह सकता है जब हमारी इतनी बड़ी सरकारें हैं, हमारा इतना बड़ा सिस्टम है। लेप्रोस्कोप केवल एक मशीन नहीं है, वह छोटे चीरे से की जाने वाली शल्य चिकित्सा कम रक्तस्राव, कम दर्द, संक्रमण के कम जोखिम और शीघ्र स्वास्थ्य की एक संभावना है। क्या इस संभावना को कोई सरकारी प्रतिनिधि या हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं देख सकते? आधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन केवल धातु, तार और मॉनिटर का संयोजन नहीं है, वह ऑपरेशन के दौरान रोगी की ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, रक्तचाप, हृदय गति और चेतना को सुरक्षित करने की एक तरह की निगरानी है। इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट केवल तकनीक उपकरण नहीं, वह ऊतकों को काटते समय रक्तस्राव नियंत्रित करने की एक क्षमता है। आईसीयू केवल बिस्तरों वाला कमरा नहीं है, वह निरंतर निगरानी, प्रशिक्षित नर्सिंग, संक्रमण नियंत्रण, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन और समयबद्ध चिकित्सकीय निर्णयों की एक जीवित प्रणाली है। जब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने आप इस अस्पताल के लिए 80 लाख रुपए नहीं दिए,
उस व्यक्ति ने ये सब दिया है जिसके माध्यम से यह सब संभव है। इसलिए मैं अजित सरिया परिवार के प्रति बहुत ही विनम्र शब्दों में ये चाहूँगा कि उनका ये सम्मान बरकरार रहे और तालियां बजा करके उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि ये उपकरण नहीं हैं, ये जीवन के निर्माण की, जीवन को संभावित रखने की भरपूर कोशिश है, एक प्रयत्न है, एक प्रयास है और जीवन की एक जिजीविषा की संभावना है। और जीवन की संभावना दान का पुरस्कार नहीं हो सकती, वह प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक इस देश के नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। सभ्यता की सबसे बड़ी जो चिकित्सीय विडंबना हमें दिखाई देती है, आप देखिए कि जिनके भरोसे चिकित्सा व्यवस्था रहती है, वो आप उनको रात के समय जगा लें तो पीड़ित हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे तू रात को क्यों फ़ोन कर रहा है। ठीक है, आपको कोई वीडियो याद आ रहा होगा, लेकिन हम एक डॉक्टर को रात को आधी रात नहीं, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे किसी भी समय जगाते हैं और डॉक्टर उस समय उपलब्ध रहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था के अंदर जब इतनी मेहनत के जरिए हमारे ही बच्चे होते हैं, हमारे ही नागरिक होते हैं, वही एक प्रतिभाशाली बन करके इतना पैसा खर्च करके जब एक डॉक्टर के रूप में आते हैं तो उनको एक सम्मान और गरिमा की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 21वीं सदी वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी हुई सदी है। हमने मानव जीनोम को पढ़ लिया है, mRNA प्लेटफॉर्म विकसित कर लिए हैं, रोबोटिक सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल अनुसंधान, जीन संपादन, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित डायग्नोस्टिक्स तक हम पहुंच चुके हैं। और जब इस तरह की स्थिति है तो हम किसी व्यक्ति के रक्त में उपस्थित सूक्ष्म जैव संकेतों से रोग का अनुमान लगाने लगे हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे विशेषज्ञ रेडियोलॉजिकल इमेज पढ़ सकते हैं और उनको देख करके इलाज सजेस्ट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के किसी भी तरह के आज के जटिल दौर के अंदर, जैसे अभी राजकुमार रणवा जी ने एक उदाहरण बताया था कि कोई भी डॉक्टर जोखिम लेकर के कितना भी बेहतर इलाज कर सकता है और जान को बचा सकता है। वो युवा हो सकता है, वो कोई हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, वो कोई हमारे घर के बुजुर्ग हो सकते हैं। फिर भी पृथ्वी पर अरबों मनुष्य बुनियादी चिकित्सा से आज वंचित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की वैश्विक निगरानी के अनुसार 2023 में लगभग 4.6 अरब लोग आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह आच्छादित नहीं थे, वो वंचित थे। साल 2022 में 2.1 अरब लोगों को इलाज पर अपनी जेब से खर्च करने के कारण आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। इनमें लगभग 1.6 अरब लोग पहले से गरीबी में थे और उनकी क्या हालत ऐसी स्थिति में हो जाती है। तो भविष्य जो है वो हमारी चिकित्सा के इतिहास में जो थेरेप्यूटिक पैराडॉक्स ऑफ द 21st सेंचुरी कहेगा, जब हम आने वाले समय में चले जाएंगे और आज के 20, 30, 50 साल, तो वो आज के समय को किस तरह से देखेगा कि उस समय के क्या हालात थे और किस तरह के चिकित्सा के क्षेत्र में लोग, जो हमारी सरकारें थी या प्रशासनिक तंत्र थे, वो सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रहे थे। ऐसे समय में अजित सरिया परिवार जैसे जो लोग हैं, वो जो गैप को भर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो एक तरह से बहुत ही प्रशंसनीय और श्लाघनीय काम है। समस्या चिकित्सा विज्ञान की अक्षमता की नहीं है, दरअसल समस्या चिकित्सा के वितरण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था की है। दवा मौजूद होती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती, और उस समय में जब एक तरह से व्यापारिक मुनाफाखोरी बढ़ जाती है तो सरकारों को उन पर ध्यान देना चाहिए और आखिरी सिरे पर रहने वाले जो लोग हैं, निर्धन लोग नहीं, जो अच्छे अच्छे खासे कमाते हुए लोग हैं, उनको भी वो चिकित्सा ठीक पैसे में, ठीक कीमत पर, सहज सुलभ होनी चाहिए। आज की जो स्थिति है उसमें अस्पताल बहुत बने हुए हैं, लेकिन वहाँ या तो पर्याप्त संख्या में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कभी रक्त नहीं मिलता है, कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती है और कभी आवश्यक रूप से औषधियाँ नहीं मिलती हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं। तो ये जो एक दौर हमारे सामने आज आ गया है, उसमें चिकित्सा उपलब्ध होना
और चिकित्सा सुलभ होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। उपलब्ध होना कि हॉस्पिटल है, संसाधन हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं हैं। ये स्थिति सिर्फ रतनगढ़ की या गंगानगर की या चूरू की या उदयपुर की या बांसवाड़ा की नहीं है, ये स्थिति हर जगह है। और यहाँ तक कि जो बड़े शहर हैं, हमारे महानगर है, वहाँ भी बदतर स्थिति है। आप ये देखिए कि मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका अस्पताल देखा, इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ, इतना बेहतरीन। लेकिन अगर आप राजधानी के एसएमएस में जाएंगे तो आप वहाँ आपको क्या दिखाई देगा, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बड़ा सूरज है, वहाँ उतना ही बड़ा अंधेरा भी है। इसलिए इस रोशनी को फैलाने की ज़रूरत है। और मैं रतनगढ़ के रतन सरीखे लोगों को नमन करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रयास करके यहाँ एक बहुत बड़ी कोशिश की है। और ये कोशिश अगर ज्वलंत रहती है, जारी रहती है, सतत रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। मैं जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उनको नमन करता हूँ और ये अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि किसी भी जगह पर अगर विश्व स्तरीय सुविधा है या किसी भी तरह की सुविधा है तो वो सरकारों के भरोसे नहीं, वहाँ के जागरूक, सहृदय, संवेदनशील और आप जैसे जो असंख्य लोग हैं और जो उसमें भागीदारी रखते हैं, उसके माध्यम से ही संभव है। उनके बिना यह संभव नहीं है। किसी भी देश में विश्व स्तरीय अस्पताल होना ये सिद्ध नहीं करता कि वहाँ विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। वो इस बात से निर्भर करता है कि वहाँ के लोग कितने आपस में सहयोगी और सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं, वहाँ के लोग कितना एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ के लोग जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके प्रति कितने संवेदनशील और जागरूक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता उस अस्पताल से नहीं मापी जा सकती जहां एक अरबपति अपना उपचार कराता है, वह उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मापी जाती है जहां एक भूमिहीन मजदूर भी अपनी बीमार बच्ची को लेकर पहुंचकर एक अच्छा इलाज करके उस बच्ची को स्वस्थ लेकर के पहुंच जाता है। इसलिए आज की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो राजीव जी जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस तरह से ये पूरे जो दानवीर परिवार है वो लगा हुआ है, आप सब लोग महिलाओं के लिए ये समय बहुत कीमती और घर के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आसपास से आए हुए इस शहर के मौजूद हैं। मेरा आप सभी को नमन। और ये जो चिकित्सा सुविधा है ये एक तरह का हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो जन्मसिद्ध अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। मनुष्य अपने जन्म का भूगोल खुद नहीं चुनता। वो ये तय नहीं करता कि वो स्विट्जरलैंड में जन्म लेगा या वो सूडान में, दिल्ली में या दांतेवाड़ा में या वो रतनगढ़ में या चूरू में या जयपुर में। किसी भी समृद्ध परिवार में या फुटपाथ पर रहने वाली माँ की कोख से ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है, लेकिन इसे हम सब लोग मिल करके अपने तरीके से, जैसे अनुकरणीय उदाहरण आप लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, उसके जरिए हम सिर्फ रतनगढ़ को नहीं, जैसा रतनगढ़ को आपने बेहतर बनाया है, जैसा आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करके, आपसी सहयोग करके, एक यहाँ के पुराने परिवार ने जो यहाँ से चले गए हैं और आज शायद उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ रहता भी नहीं है, लेकिन ऐसे जो परिवार हैं जो बाहर चले गए हैं, वो उन परिवारों का ये जो अपनी धरती के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो ममत्व भाव है, जो मोह है, उसे बेहतर रखने का जो संकल्प है, मैं उसे नमन करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि यदि जन्म दुर्घटना में ही यह तय कर दे कि किस बच्चे को टीका लगेगा, किसको नहीं लगेगा, पोषण, डॉक्टर, सुरक्षित प्रसव मिलेगा, तो ऐसी व्यवस्था योग्यता पर नहीं, ये एक तरह की जैविक लॉटरी है। लेकिन इस जैविक लॉटरी के जो बुरे हिस्से हैं उनको आप लोगों की ये अथक मेहनत, आप लोगों का ये जो सहयोग है, आप लोगों का ये जो ममत्व है, आप लोगों की ये जो संवेदनशीलता है, आप लोगों का ये जो स्नेह भाव है एक दूसरे के प्रति, वही इसको ठीक कर सकता है। और वो जो कुदरत की लिखी हुई एक इबारत है,
उसको भी आप लोग अपने सहयोग से दुरुस्त करते हैं। कई बार माना जाता है कि ये तकदीर खराब थी, क्या करें, ऐसा हो गया। लेकिन लोग अगर चाहें तो वो जो तकदीर लिखी हुई है उस तकदीर को बाकायदा बदल सकते हैं। कोई आदमी एक जगह एक तरह से सहयोग कर सकता है, कोई दूसरा दूसरी तरह से कर सकता है, कोई तीसरा तीसरी तरह से करता है। तो जो ये जन्म जो है ये एक तरह की कई बार दुर्घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति गरीबी में जन्म ले लेता है, दूसरा अमीरी में जन्म ले लेता है, लेकिन किसी बच्चे को टीका, पोषण, डॉक्टर, सुरक्षित प्रसव, ये सब जो सारी जो व्यवस्था है ये एक तरह की जैविक लॉटरी बन जाती है। तो वो जैविक लॉटरी न बने और सभी लोगों को एक समान मानवीय संवेदनशीलता के साथ इस समाज में एक बेहतर तरीके से मिल सके, वो उदाहरण आप सब लोगों ने, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो आप सबके सद प्रयासों से, आपकी उपस्थिति से वो संभव हो सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तकदीर क्या करें खराब लिखी हुई थी, तो उस तकदीर को जो बदलने वाले लोग हैं, मेरा उन सबको नमन और बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री त्रिभुवन साहब, आपने इस भाव के साथ अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है कि करीने से तराशा जाए, करीने से तराशा जाए तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है।